अब सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफर इश्क का भाग 24। मन की पूरी उमंग के साथ अरुण अधूरी बारात लिए आखिर सुवली गांव पहुंच गया। वहां पलके बिछाए बारात का इंतजार हो रहा था, लेकिन बारात को देखते सबके मुंह छोटे हो गए। लोगों से ज्यादा तो गाड़ियों का मेला था। उनके घर जाने का मार्ग चमकती शानदार गाड़ियों से अटसा गया था। कुल जमा 20 लोगों के बीच 15 गाड़ियों का रेला था। उनमें भी कुछ सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे थे। तो परिवार कहाँ था? सबके दिमाग अब यही प्रश्न ढूंढ रहे थे। न कोई बैंड न बाजा, बस गाड़ियों की धूल के गुबार में उड़ाती गाड़ियों के इंजन की आवाज ही गूंज रही थी। यहाँ 100-150 लोगों के साथ वे स्वागत में हाथ जोड़े इंतजार कर रहे थे। और ये दृश्य देखते मनोहर दास के होश ही उड़ गए। सब तरफ कानाफूसी शुरू हो गई। लोग तरह तरह की बात करने लगे। वे सर झुकाए किसी तरीके से बारात का स्वागत करने पहुंचे। उनकी नजरों के सामने सहरा में अरुण खड़ा खड़ा, तो साथ में आकाश और उसके पीछे बाकी के लोग चौकस निगाह के साथ खड़े थे। न किसी की भाव भंगिमा में शादी का उत्साह था और न ही उमंग। ये आखिर कैसी शादी होने जा रही थी? ये देखते उनका मन बुरी तरह से कांप उठा। द्वार चार के लिए हाथों में आरती की थाली लिए कुसुमबेन और बाकी की महिलाएं भी अपनी जगह जमी रह गई। किसी से कुछ कहते ना बना। उनके गाए गीत एकदम से शांत हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ अरुण ही अकेला शादी के लिए आया है, बाकी तो अनजानी भीड़ थी। मनोहर दास किसी तरह से मन को हौसला देते आगे बढ़ते हैं। एक तरफ अनजानों ने किरण को अपनाते उनकी शादी का हर संस्कार किसी परिवार वाले से बढ़कर किया था। सारंगी के पिता किरण का मामा का फर्ज निभाते अपनी सामर्थ्य से कहीं अधिक ही उनके लिए फेरे की साड़ी लाया। कुसुमबेन कौशल्याबेन ने भी हर रस्म की जो किरण की माँ करती निभाई। आखिर क्या रिश्ता था उनका उससे? बस प्रेम का। वही आकाश के चेहरे पे हर हाव भाव परायेपन में समाया हुआ था। आखिर किस तरह के परिवार में उनकी बेटी जा रही है? ये सोचते उनकी आंख में सूखी नदी बह निकली। अरुण की ओर बहती स्वागत भी वो देखते आकाश दूसरी ओर चल दिया। मनोहर दास बारात के स्वागत के लिए माला लिए खड़े रह गए। आकाश अब उनसे दूर हटकर खड़ा होता सिगरेट फूंक रहा था और उसके आसपास उनके साथ आए लोग मौजूद थे, जबकि अरुण अब अकेला स्वागत द्वार पर खड़ा था। अब मनोहर दास ने अरुण को ही बारात मान लिया और उसके स्वागत के लिए उसे एक चौकी में बैठने का हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। उस पल उनके हाव भाव में एक बेटी के पिता होने की बेबसी साफ साफ देखी जा सकती थी। अरुण निर्देश का पालन करता उस सजी रंगोली के बीच सजी चौकी पर बैठ जाता है। अब वहीं खड़ा पंडित मनोहर दास को आगे की विधि विधान के लिए निर्देशित करते हैं। जजमान, आपके द्वार आपके होने वाले जमाता पधारे हैं, तो आप इनका स्वागत इनके चरण धोकर करें। पंडित के निर्देश पर मनोहर दास अरुण के सामने बैठते एक कांस की बड़ी सी थाली रखते विधि की तैयारी कर रहे थे, पर अचानक अरुण खड़ा हो गया। सभी हैरान देखने लगे। वैसे भी इस बारात को देखते उनका मन ढेरों के आंसू से भर उठा था। अब आगे क्या होगा, ये प्रश्न सबके मस्तिष्क में एक साथ कौंध गया। बेटा, बैठना था आपको, मनोहर दास कांपती आवाज में कहते हैं। उसके चेहरे पर विनती के ढेरों स्वर उमड़ आए थे। बाकी की स्त्रियां भी औचक उनकी ओर देखती रहीं। उस पर ऐसा माहौल हो गया, लगने लगा जैसे अगले स्वर में कोई फूट फूट कर रो ही देगा। जबकि इसके विपरीत उनके शांत स्वर में अरुण कह रहा था, मैं ऐसे रीति रिवाज को नहीं मानता। पर बेटा, मनोहर दास कुछ कहना चाहते थे। पंडित जी अपनी पूजा की थाली लिए स्तब्ध देखते रहे। अरुण कह रहा था, मैं ऐसा कोई रिवाज नहीं मानता जिसमें बड़ों को छोटों के पैर छूने पड़े। मुझे माफ करिएगा। कहता हुआ अरुण उनके आगे हाथ जोड़ लेता है। आप बड़े हैं और कायदे से मुझे आपके पैर छूने चाहिए। कहते हुए अरुण तुरंत झुककर उनके पैर छू लेता है। मनोहर दास तो यूं अवाक रह जाते हैं कि वे अपना हाथ आशीर्वाद देने भी ना उठा सके। सारी बारात भी यूं हैरान रह जाती है
कि जो अभी अभी हुआ वह उनकी किसी भी स्मृति में नहीं था। दामाद के आगे बेटी के पिता को झुकते तो उन्होंने हजारों बार देखा था, पर दामाद को इस तरह से नहीं। इसके आगे ही पल सबके चेहरे खिलाए और अपने होश में वापस आते मनोहर दास अपने दोनों हाथ से अरुण की ओर आशीर्वाद के रूप में कर देते हैं। ऐसा करते कोई बोल उनके मुंह से नहीं फूटता, जैसे अभी कुछ बोले तो शर्तिया वे रो पड़ेंगे। अब कुसुम बेन पूजा की थाली लिए आगे आती और उनके माथे पर तिलक करती हुई कहती हैं, हमारे गुजरात में दामाद की नाक पकड़ने का रिवाज है, पड़े में लागू छू आ दामाद का हाथ पकड़ कर लावी छे। कहती हुई उसके सर पे हाथ चावल छिड़कती उसका हाथ पकड़कर उसे बड़े प्यार से वे अंदर ले आती हैं। इस एक पल जैसे सब कुछ बदल गया, सारे चेहरे मुस्कुरा उठे। आखिर ये रिवाज होते भी तो इसीलिए हैं कि लोग एक दूसरे को समझ का स्तर समझ सके, और सबने अरुण का स्तर बहुत अच्छे से समझ लिया था। अरुण के व्यवहार पर जैसे गई खुशियां फिर लौट आई थी। सभी औरतों की भीड़ उसके आसपास मंडराती उसे वरमाला के लिए लाती है। अपनी लाडली बहन की बिखरी हालत देखते रंजीत के मन की जो स्थिति हो रही थी ये बस उसे ही खबर थी। वर्तिका तो आज अपना सब कुछ दांव लगाने चल दी थी, पर रंजीत जिसके लिए उसकी बहन ही उसकी सारी दुनिया थी, उसे कैसे खो देता। उसका मन चित्कार उठा। वह वर्तिका के जुनून के आगे वह बेबस बना उसकी ओर न बढ़ सका। वह अपनी बिफरी हालत में कहे जा रही थी और साथ साथ पीछे की ओर धीरे धीरे सरक रही थी। मैं किसी की नहीं सुनूंगी। क्या रह गया मेरे लिए? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरा प्यार, मेरे इंतजार की कोई कीमत नहीं रह गई? क्या गुनाह किया था मैंने? सिर्फ अरुण को चाहा था, बस यही मेरा गुनाह हो गया। आज जब मैं उसे हमेशा के लिए खो रही हूँ तो मुझे भी नहीं जीना ऐसा जीवन जहाँ हर पल मेरा अपमान हो, मेरे प्यार का अपमान हो, मेरे इंतज़ार का अपमान हो, मेरी भावनाओं को मजाक समझा जाए। मैंने आपको भी बहुत तंग किया ना, तो आज से सबकी समस्याएं पल में ख़त्म हो जाएंगी। मुझे माफ़ करना भैया। कहते हुए एक कदम एकदम से पैर पीछे की ओर हल्के से छोड़ देती है। नहीं! रंजीत की हलक से भयानक चीख निकल पड़ी। पीछे गहरी घाटी थी जहां से गिरकर वर्तिका का अस्तित्व ही न बचता। अगर उसी एक पल सेल्विन ने पहुंचकर वर्तिका को पीछे से अपनी ओर एकदम से खींच न लिया होता। वर्तिका को शायद अंदाजा भी नहीं था कि कोई पीछे से भी आ सकता है। रंजीत को बदहास होता होता रह गया। सेल्विन की ओर गिरी वर्तिका की ओर वह एक फलांग में पहुंच गया और उसे अपने में भींचे चीख पड़ा। सेल्विन और बाकी के नौकर बुत बने चुपचाप सब देख रहे थे। वहीं रंजीत वर्तिका को अपने में समेटे किसी बच्चे की तरह बिलख कर रो पड़ा था। ऐसे दृश्य को देख सबकी आंखें नम हो उठी, लेकिन सेल्विन किसी पत्थर की तरह उन्हें देखता रहा। मनोहर दास का घर दुल्हन की तरह सजा था। अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ कर उन्होंने सारे इंतजाम किए थे। घर का कोना कोना फूलों से सुगंधित था। उन्होंने घर से लेकर बाहर तक जहां उन्होंने बारात के लिए सारे इंतजाम किए थे, सारा रास्ता कालीन से पाट रखा था। अपनी भरसक कोशिश में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी थी। बारात के प्रति जो उनकी अपेक्षा थी उसके अनुसार उन्होंने अपने घर के पास के मैदान में भारी पंडाल सजवाया था। कोशिश यही थी कि वे आगंतुकों को अपने सत्कार से प्रसन्न कर सकें, लेकिन क्या पता था कि आकाश सब कुछ पल में नकार देगा। एक तो वैसे भी बारात के नाम पर बस उन दो भाइयों के अलावा सभी अजनबी लोग थे। फिर वे वेटर को अपने साथ साथ लाते आकाश और उनके साथ आए लोगों का सत्कार करने आगे बढ़े। लेकिन उन गाड़ियों के हुजूम के साथ अब अगला दृश्य उनकी आंखों में आश्चर्य भर गया। आकाश के साथ आगे उसके सेवकों ने पल में एक अति विशिष्ट कैंप जैसा लगा दिया था। उस छोटे से टेंट में आकाश के लिए छोटी बार से लेकर उसके आराम तक की विशेष सुविधा थी। मनोहर दास हैरानी से सब देखते रह गए। वे तो अपनी भरसक कोशिश में उनकी आव भगत करने वाले थे, पर जो सामने हो रहा था उनकी कल्पना तक में नहीं था। फिर भी मन को समझाते वे आकाश की ओर हाथ जोड़े बढ़ते हुए वेटर को उनकी ओर जाने को कहते हैं, जिसे आकाश हाथ के इशारे से रोकता हुआ बोलता है,
ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जल्दी निपटाओ और भेजो लड़की को हमारे साथ। आकाश उनके सामने कुर्सी पर बैठा पैर पर पैर चढ़ाए ड्रिंक करता हुआ कहता है, जबकि वह हाथ जोड़े खड़े अंदर तक कांप जाते हैं। मुझसे कोई भूल ही हुई हो तो सज़ा मेरी बेटी को ना दे। शादी को तो पूरे संस्कार से होना है। संस्कार, दिस इज ऑल फुलिशनेस। 2-4 मंत्र कम हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। ये सुनते मनोहर दास खड़े खड़े व्याकुल हो उठे। आकाश अब दीपांकर को इशारे से बुलाकर उसे अपने साथ आए पंडित को बुलाने को कहता है, जो तुरंत ही उसके सामने हाथ जोड़े हाजिर हो जाता है। उसे आकाश देखता हुआ कहता है, सुन पंडित, मुझे ये सब नाटक जल्द से जल्द खत्म चाहिए। मेरे पास रुकने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। जी जजमान, सब आपके अनुसार हो जाएगा, पंडित मिमियाते हुए कहता है। दीपांकर, जाओ इसे सब समझा दो। जी सर। दीपांकर अब पंडित को लेकर अंदर चलने को तैयार था। मनोहर दास ने तो कुछ ऐसा उम्मीद ही नहीं किया था। वे भी चुपचाप उनके साथ अंदर चल देते हैं। ये पल उनके लिए किसी दुविधा से कम नहीं था। वे इस पल जितने बेबस थे उसे किसी से जता भी नहीं सकते थे। अब बस किसी तरह से सब ठीक से संपन्न हो और उनकी बेटी को उनका मान मिले, यही एकमात्र उनकी तमन्ना थी। बाहर क्या हुआ इस सबसे बेखबर था अरुण। वो तो स्टेज पर दुल्हन का इंतजार कर रहा था। जयमाल की पूरी तैयारी थी। सबकी नजरें मनोहर दास और आकाश का इंतजार कर रही थी। दीपांकर ने आकर आकाश के बिना ही इसे संपन्न कराने को कहा तो सभी नजरें कुछ देर तक अजीब नजर से उसे देखती रही। फिर मनोहर दास इसे स्वीकारते सभी को जयमाल के लिए तैयार होने को कहते हैं। रंजीत किसी तरह से वर्तिका को संभालता हुआ उसे बिस्तर पर लेटाकर देर तक उसके सर पर थपकी देता रहा। वर्तिका तो जैसे बुत ही हो गई थी, पर उसकी हालत से रंजीत का मन ढेरों आंसू बहा रहा था। कुछ देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि वर्तिका सो गई तो उसके साथ एक सेविका को बैठाकर कमरे के बाहर निकल जाता है। इस पल उसके मन में कितने ज्वालामुखी फूट रहे थे, ये बस उसकी लाल होती आंखों में नजर आ रहा था। अभी उसका बस चलता तो अपने हाथ से अरुण को खींच कर यहाँ ले आता। पर प्रेम कैसे कराता? प्रेम तो इंसान के बस में कहाँ होता है। भरी बोतल अपने हलक में उतारते हुए वही कहीं और उतरता जा रहा था। सेल्वन उसके सामने खड़ा था, उसके अगले हुक्म का इंतजार कर रहा था, पर रंजीत अभी भी खामोशी ओढ़े कहीं गुम था। उसकी आंखों में कोई बिछड़ा अतीत बार बार कुचाले मार रहा था, जबकि हर बार उस अतीत से वह निकलने की कोशिश करता। उसके अतीत का एक चेहरा था जिसे न चाहते हुए वे अक्सर अपने सामने खड़ा पाता, जबकि उसे वे नहीं देखना चाहता था। फिर उसका मन उसे धोखा देता, हर बार उस चेहरे को अपनी आंखों के सामने दे देता, जिसे महसूस थे रंजीत कुछ पल के लिए कुछ और हो जाता। और वह चेहरा था भूमि का। साहब, अचानक कोई घबराई आवाज उसकी तंद्रा भंग करती है। अभी भी वर्तिका की सेविका बदहवास दौड़ती हुई वहां आई थी। आखिर वो पल उन दोनों के बीच आ ही गया जिसका उनके प्रेम ने बड़ी शिद्दत से इंतजार किया था। वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। दुल्हन के रूप में किरण बेहद सुंदर लग रही थी, वहीं अरुण भी बेहद सजीला लग रहा था। जहां अरुण छिपी नजर से किरण की ओर देख लेता, लेकिन किरण घूंघट में थी। इस बार भी किरण के चेहरे पर वह दीदार नहीं कर सका था, लेकिन उसकी उपस्थिति सबको हर्षित किए थी। वरमाला लिए किरण हौले हौले कदमों से अरुण की ओर बढ़ रही थी। वही अरुण धड़कन थामे अपनी जगह खड़ा था। तभी स्टेज के पीछे से समयानुकूल गीत बज उठा। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला। सारंगी अरुण के सामने उसे खड़ा कर पीछे हो गई थी। सबकी निगाह अब उन दोनों पर थी। आकाश की वजह से डरे मन अब आगे क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर सांस रोके खड़े थे। मनोहर दास तो इस दृश्य को देखते अपनी भीगी पलकें भी नहीं उठा पाए। उसी पल सब देखते हैं कि किरण की वरमाला अरुण की ओर उठाते वे पूरी स्वीकृति से उसके आगे सर झुका लेता है और किरण अपने सामने लंबी काठी में खड़े अरुण के गले में बड़ी सहजता से माला पहना देती है।
उसके बाद अरुण भी सारंगी द्वारा माला देने पर बेहद प्रेम से उसे किरण के गले में पहना देता है। इस एक पल से वे दोनों जिस सहजता से एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाते हैं, उसे देख सभी के संवेद स्वर से बस यही निकला कि क्या राम सीता की जोड़ी है। क्या ये शादी सच में हो जाएगी? क्या होगा आगे? एक तरफ जहां अरुण और किरण की शादी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर वर्तिका और रंजीत का जुनून है। क्या होगा उनकी आगे की जिंदगी में? जानने के लिए जुड़े रहें बेइंतहा के सफर से। इस कहानी से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।